हेलो एवरीवन। सो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर बाकी सारे चैप्टर्स कवर किए, आज हम कवर करेंगे द सेकेंड लास्ट चैप्टर फ्रॉम क्लास 8 दैट इज स्टार एंड सोलर सिस्टम। तो इस चैप्टर के अंदर वेरियस टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। पहला टॉपिक है मून। मून क्या होता है, कैसे लूनर इक्लिप्स क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट स्टार्स कि स्टार्स क्या है, कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, जो फॉर्मेशन होती है स्टार्स की, कॉन्स्टेलेशन, उसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट सोलर सिस्टम, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो ये इस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। देन कुछ अलग जो मेंबर्स हैं सोलर सिस्टम के, जैसे एस्ट्रॉइड्स है, मेटेरॉइड्स है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक, द मून। मून मतलब चंद्रमा, चंदा मामा, ठीक है। तो मून जो है अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि क्या काम करता है, अर्थ के आसपास एक फिक्स ऑर्बिट में रोटेट करता है, घूमता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। जस्ट लाइक द अर्थ, अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम ऑल्सो हैव देयर ओन मून्स और नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि कोई भी जो दूसरे प्लैनेट हैं उनकी भी अपनी कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। अब यहाँ पे मून क्या काम करता है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में लाइट के अंदर डिस्कस किया था कि कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट इमिट करते हैं, जिनकी खुद की लाइट होती है, और कुछ होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो मून क्या है कि मून की खुद की कोई भी लाइट नहीं है, खुद से कोई लाइट नहीं बनाता है, बल्कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए जो पहले हम देखते हैं, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द पार्ट ऑफ द मून दैट फेसेस द सन गेट्स लाइट अप व्हाइल द अदर पार्ट रिमेन्स इन द डार्क। इसीलिए हम चंदा मामा का अलग अलग रूप देखते हैं कि कभी वो पूरे हो गए, कभी वो आधे हो गए, ठीक है, कभी वो बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। तो एक चीज होती है पूर्णमासी, न्यू मून, ठीक है, एक होता है नो मून डे जहां पे कोई मून नहीं दिखता, अमावस्या। तो क्या कैसे होता है ये इस तरीके से होता है कि जब मून रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो सन की लाइट यहां पे आती है। जितनी लाइट मून की सरफेस रिफ्लेक्ट करेगी सन की, हमें उतना ही पार्ट दिखता है। तो इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे होने की वजह से हमें मून की पूरी लाइट मून जो है सन की रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, तो हमें पूरा मून जो है नहीं दिखता। इसीलिए हमें वेरियस फेज देखने को मिलते हैं मून के, ठीक है। किस तरीके से, मान लीजिए सनलाइट यहां से आ रही है, तो यहां पे मून है, तो पूरी सनलाइट यहां पे आ रही है तो फुल दिखेगा। यहां से पूरी सनलाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो फुल मून दिखेगा। यहां पे न्यू मून दिखेगा, यहां पे हाफ दिखेगा, यहां पे हाफ दिखेगा। यहां पे धीरे धीरे मून का जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा, यहां पे कम होता रहेगा, बिकॉज उतने ही अमाउंट ऑफ लाइट को मून जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसीलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप देखने को मिलती हैं मून की, जिनको हम कहते हैं फेजेस ऑफ द मून। अब सरफेस के बारे में बात कर लेते हैं कि सरफेस कैसी है मून की, ठीक है। तो बैरन है एंड कवर्ड विद डस्ट, पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर डस्ट है। दे आर क्रेटर्स और बोवल शेप कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑन द मून, इस तरीके से, ठीक है। अलग अलग ढांचे, अलग अलग शेप बनी हुई है। देयर आर स्टीप हाई माउंटेन प्रेजेंट, तो ये जो आपको दिख रहा है, जब आप उनको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे स्टीप और हाई माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। ये इमेज बहुत ज्यादा जूम आउट है, जब हम इसको जूम इन करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कई सारे माउंटेन्स बने हुए हैं, तो वहां पे माउंटेन्स हैं। सम ऑफ द माउंटेन्स आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन फाउंड ऑन द अर्थ। कौन सा है हाईएस्ट माउंटेन, सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, एवरेस्ट की, ठीक है। तो इतने बड़े माउंटेन भी वहां पर एग्जिस्ट करते हैं। वहां पे कोई भी पानी नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई मून की सरफेस की बात। अब लूनार इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा कि जो चंदा मामा है हमारे, जो मून है, वो बेसिकली उनकी खुद की कोई लाइट नहीं है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लूनार इक्लिप्स क्या होता है, जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए एंड अर्थ एंड द सन्स आर वेरी क्लोजली अलाइंड विद ईच अदर, यानी कि दोनों पास में आ जाए, अर्थ इज प्रेजेंट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द मून एंड द सन, यानी कि अर्थ सन और मून के बीच में आ जाए,
द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स अपॉन द मून, यानी कि यहां से जो लाइट आएगी वो अर्थ पे जाएगी एंड इसकी शैडो मून पर बनेगी, तो उसकी शैडो मून पर जाएगी। जो अब मून के ऊपर जो शैडो जा रही है तो वहां से जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, द मून डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ द सन बट द लाइट रिसीव फ्रॉम द अर्थ। लाइट किसकी रिफ्लेक्ट करेगा? मून तो है नहीं, सन तो है नहीं सीधा, लाइट किसकी जाएगी? या सन की लाइट तो मून तक जा रही है, तो सॉरी सन की लाइट तो अर्थ तक जा रही है, सन की लाइट मून पे तो पड़ नहीं रही, तो अब क्या होगा कि सन किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा? जो अर्थ से लाइट आएगी। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में ये रेडिश कलर का दिखना शुरू हो जाता है आपका मून, और इसी कंडीशन को लूनार इक्लिप्स कहते हैं। इस तरीके से ये कुछ बनता है कि सन की लाइट किस पे जाती है? अर्थ पे जाती है, मून पे कोई लाइट जाती नहीं है। अब जो अर्थ पे जो शैडो आ रही है वहां से लाइट जो है मून के ऊपर जाती है, रेड कलर का मून दिखना शुरू होता है, उसी को हम लूनार इक्लिप्स कहते हैं। द स्टार्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टार्स। कैलेस्ट्रियल बॉडीज हैं कंप्राइजिंग ऑफ हॉट गैसेस। मेनली स्टार्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? हीलियम एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इनकी खुद की लाइट है, ये लाइट को इमिट करते हैं। सारे के सारे जो स्टार हैं वो सेम नहीं होते, उनकी ब्राइटनेस अलग हो सकती है, उनका साइज, उनका कलर, उनका टेम्परेचर अलग हो सकता है। बहुत बड़े स्टार्स भी हैं, यानी कि इतने बड़े जो कि अर्थ की सरफेस जितने, अर्थ की साइज जितने बड़े हैं। एज पॉइंटेड साइज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो हमें बहुत पॉइंटेड दिखते हैं वो बहुत बड़े भी हो सकते हैं। दिस इज सो बिकॉज दे आर ह्यूज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। हमें वो स्टार्स इतने छोटे क्यों नजर आते हैं फिर रात के समय? बिकॉज वो अर्थ से काफी दूर है। तो कोई भी चीज अगर काफी दूर होगी और उसे हम अर्थ से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो क्या लगेगा कि ये चीज तो बहुत छोटी है, ठीक है। स्टार्स का भी अपना लाइफ पीरियड होता है, उनको millions of year to born and live for tens of million of year and eventually come to an end, यानी कि millions of years लगते हैं बनने में, millions of years वो अब survive करते हैं and then वो eventually एक दिन खत्म हो जाते हैं। इनका जो लाइफ स्पेन है नॉट वेरी सडन, इनकी लाइफ जो चेंजेस आते हैं इसीलिए सडन नहीं आते, क्योंकि बहुत लंबा टाइम पीरियड है, तो सडन चेंज नहीं आते। तो ये हमें बहुत धीरे धीरे इनमें चेंज हो रहा होता है, तो ये हमें बहुत ज्यादा परमानेंट नजर आते हैं कि हाँ इनके अंदर तो कोई चेंज नहीं हो रहा, बट चेंज होता है। टाइम फ्रेम इतना ज्यादा है कि हम उस चेंज को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। अब लाइट, अब बात करी हमने स्टार्स के बारे में कि ये अपनी लाइट इमिट करते, तो ये चमकते क्यों है, ठीक है। स्टार इमिट लाइट दैट व्हेन एंटर्स द अर्थ सरफेस हैज टू ट्रैवल थ्रू द सेवरल लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर। अब अर्थ की भी हमने देखा हुआ है कि कई सारी लेयर्स हैं, ठीक है। तो लाइट जो आ रही है स्टार से, मान लेते हैं यहां से कोई लाइट आ रही है, तो वो इन सरफेस से होते हुए हम तक पहुंचती है। Hence it appears that the light is traveling in a zigzag motion due to change in the densities of the Earth's atmosphere and the density of the space. Therefore, they appear us as if the stars are twinkling. यानी कि अर्थ की कई सारी सरफेस हैं, कई सारी लेयर्स हैं, स्टार की लाइट जब वहां पे आती है तो उनकी डेंसिटी बहुत अलग है, तो ये बहुत जिगजैग मैनर में लाइट हम तक पहुंचती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की लेयर्स वहां पे प्रेजेंट हैं, इसलिए वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। अब सन को भी हम एक स्टार मानते हैं, क्यों? सन इज ऑल्सो अ स्टार बिकॉज सन कैन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन इट्स ओन, यानी कि सन अपनी लाइट, अपनी एनर्जी खुद इमिट कर रहा है, तो सन को भी हम एक स्टार की कैटेगरी में रखते हैं। सन हैज अ लाइफ पीरियड जस्ट लाइक एवरी अदर स्टार। जैसे हमने देखा कि किसी भी स्टार को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, फिर वो अगले कुछ मिलियंस ऑफ ईयर सर्वाइव करता है, वैसे ही सन की भी अपना एक लाइफ पीरियड है जो एस्टिमेटेड है born around 5 billion year ago and would live for the next 5 billion years। 5 बिलियन ईयर्स पहले बना था और 5 बिलियन ईयर्स और रहेगा सन। बात करते हैं मेजर कॉन्स्टेलेशन की, यानी कि जो स्टार्स के थ्रू एक फॉर्मेशन होती है स्टार्स की एक शेप के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहली है उर्सा मेजर और द ग्रेट बियर, या जिसको सप्तऋषि कहते हैं या बिग डिपर कहते हैं। अब सप्तऋषि क्यों कहते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उर्सा मेजर, उर्सा मेजर क्या है? 7 मेजर स्टार से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टार से मिलकर बना है। दिस स्टार फॉर्म द शेप ऑफ अ बिग क्वेश्चन मार्क और अ लेडल, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क जैसी शेप बनाते हैं या एक लेडल जैसी शेप बनाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। द हैंडल ऑफ द लेडल इज मेड ऑफ ज्वाइनिंग 3 स्टार। हैंडल किन से बनता है? 3 स्टार से, जैसे यहां पे
इन 3 स्टार से इसका हैंडल लाइक बनता है, रिमेनिंग पोर्शन किससे बन रहा है, बाकी बचे स्टार से। तो इसको हम ग्रेट बियर बोलते हैं, सप्तऋषि या उर्सा मेजर इसको बोला जाता है। अब सप्तऋषि क्यों कहते हैं, बिकॉज हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारी 7 ग्रेट ऋषिज हुए हैं, जिनको हम इस कॉन्स्टलेशन के थ्रू हमने एंशिएंट टाइम में जो भी पढ़ा, वेदास के अंदर, उपनिषद के अंदर, वेदांत के अंदर, तो वहां पे हमने इनको नाम दे दिया, हमने इनको ऋषियों का नाम दे दिया। बेसिकली इसके पीछे स्टोरी ये बोली जाती है कि जब ब्रह्मा ने क्रिएशन किया तो उन्होंने इन 7 ऋषिज, ये सप्त ऋषि हैं, तो इनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी, तो इस वजह से हमने इस कॉन्स्टलेशन को हिंदू माइथोलॉजी के अंदर इसको सप्तऋषि कहा जाता है। जैसे मरीचि हैं, वशिष्ठ हैं, अंगिरा हैं, अत्रि हैं, क्रतु हैं, पुलत्स्य हैं एंड पुलाहा हैं। ये 7 ऋषिज हैं हमारे, जिनके थ्रू हम सप्तऋषि इनको बोलते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया के अंदर कई बार जो मौसम चेंज होता है, जो फेस्टिवल्स होते हैं, वो तारों सितारों यानी कि आपके मून की चेंजेस के ऊपर कई सारे आपके फेस्टिवल्स आते हैं, स्टार्स के चेंजेस के ऊपर कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो इसलिए हिंदू माइथोलॉजी के अंदर इसको सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है, इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। द नेक्स्ट कॉन्स्टलेशन इज ओरियन और द हंटर, क्योंकि इस तरीके से एक हंटर की शेप यहां पे मिलती है। ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टलेशन ऑफ द स्काई, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखता है। इट कंप्राइजेज ऑफ 7 और 8 ब्राइट स्टार, 7 और 8 ब्राइट स्टार होते हैं। देयर आर 3 स्टार इन द मिडल दैट अपीयर एज द बेल्ट ऑफ द हंटर। यहाँ पे कैसे 3 स्टार हैं जो एक बेल्ट जैसा फॉर्मेशन बना रहे हैं, और रिमेनिंग 4 स्टार अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। रिमेनिंग 4 स्टार जो है एक क्वाड्रिलेटरल का शेप बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कैसोपिया, कैसोपिया, ठीक है, फाउंड इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड कैन बी लोकेटेड इन द स्काई ड्यूरिंग द विंटर सीजन एट द बिगिनिंग ऑफ द नाइट। नदर्न हेमिस्फीयर में देखिएगा, एट द बिगिनिंग ऑफ नाइट में आपको दिखता है। द शेप ऑफ द कॉन्स्टलेशन रिजेंबल विद द W और अ डिस्टॉर्टेड M, यानी कि W या डिस्टॉर्टेड M की शेप में आपको दिखेगा। नेम ऑफ द कॉन्स्टलेशन गिवन आफ्टर क्वीन कैसोपिया इन द ग्रीक माइथोलॉजी। तो ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एक क्वीन हुई थी कैसोपिया, तो उन्हीं के नेम पे इसको रखा गया है नेम। देन लियो मेजर, लियो मेजर क्या है, ब्राइट सेवरल ब्राइट स्टार कम टुगेदर एंड easily located in the sky, viewed from the northern hemisphere January to June as well as southern hemisphere summer and autumn, ठीक है। लियो appears upside down from the southern hemisphere, one of the oldest constellation that was recognized almost 6000 year ago। सबसे पुरानी कॉन्स्टलेशन में से एक है, 6000 साल पहले देखी गई। शेप कुछ इस तरीके से लियो की एक शेप बनती है। सिग्निफाइज द एडवेंचर्स ऑफ हरक्यूलिस, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरली इस चैप्टर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ नया है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि आप एक बार सुनेंगे, दैट्स इट, तो सुनने से ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर कुछ भी साइंटिफिकली इतना ज्यादा नहीं है कि उसके अंदर हमें डिटेल में स्टडी करना है, इसको सिर्फ सुनना है और इसको याद करने वाला चैप्टर है। ये इकलौता ऐसा चैप्टर है क्लास 8 की बुक के अंदर जो थोड़ा याद करने वाला है कि इसको समझना होगा। ये सेम चैप्टर आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी की बुक के अंदर, तो वहीं से इसका थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे समझना है। द सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में बात करते हैं, जो हमारे सन है, मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है, इनके बारे में बात करते हैं। तो प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं। पहला प्लैनेट मर्क्यूरी सबसे पास होता है सन के, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, बेचारा छोटू सा है। इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व मर्क्यूरी बिकॉज इट हाइड्स इन द ग्लेयर ऑफ द सन, ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा रोशनी आती है कि नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता। देयरफॉर इट कैन बी ऑब्जर्व ऑफ द व्यूड इन द स्काई जस्ट बिफोर द सनसेट और बिफोर द सनराइज। तो रात के समय में ही इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसकी कोई भी अपनी नेचुरल सैटेलाइट या मून नहीं है। सेकेंड प्लैनेट इज वीनस, ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे ज्यादा चमक है। सेकेंड प्लैनेट अगर हम देखते हैं सन से दूरी का, तो सबसे पहले मर्क्यूरी, देन वीनस, ठीक है। ईस्टर्न स्काई में व्यूड इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर द टाइम ऑफ द सनराइज और इन द वेस्टर्न स्काई बिफोर द सनसेट एंड इज कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ठीक है। इस तरीके से सनसेट और सनराइज से पहले दिखता है तो इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार का नाम भी दिया जाता है। इसकी भी कोई खुद की नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। वीनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और अर्थ कैसे रोटेट करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो दो प्लैनेट हैं जो इस तरीके से एक्ट करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। अगला प्लैनेट देखते हैं कौन सा है। पहला है वीनस जो कि ईस्ट टू वेस्ट जाता है। वीनस ऑल्सो शोज फेजेस जस्ट लाइक द मून।
जैसे मून के अपने फेजेस आते हैं वैसे ही वीनस के भी अपने फेजेस देखने को मिलते हैं। अर्थ, मदर अर्थ, प्यारी धरती, हमारी धरती माता, ठीक है। लाइफ अर्थ पे एग्जिस्ट है क्योंकि एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे वाटर है, टेम्परेचर वैसा है कि लाइफ को सपोर्ट करता है, फेवरेबल एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वाटर है, जिससे लाइफ अर्थ पे प्रेजेंट होती है। टेम्परेचर कंडीशन भी ऐसी हैं जो फेवरेबल हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि ठंडी बहुत ज्यादा हो अर्थ से, और बहुत ज्यादा पास नहीं है कि जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा हो। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे रहता है जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है। द अर्थ possesses tilted axis which is result in the changing of the season। तो अर्थ सीधी नहीं है, थोड़ी सी टिल्ट है, इस तरीके से अर्थ है। एक्सिस ऐसे नहीं है अर्थ का, ये ऐसे नहीं है, थोड़ी सी टिल्टेड है, तो जिसकी वजह से सीजन में चेंज होता है। जब ये रोटेट होगी यहाँ पे, ठीक है, अपनी एक्सिस पे जब ये मूव करेगी तो वहां पे क्या होगा, सन की लाइट के हिसाब से सीजन चेंज आता है। द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर नेचुरली एंड देयरफॉर अपीयर्स ब्लूइश ग्रीन व्हेन व्यूड फ्रॉम द स्पेस। द अर्थ possesses इट ओन सैटेलाइट द मून। तो अर्थ की अपनी सैटेलाइट या मून है। जब हम इसको अंतरिक्ष से देखते हैं, ठीक है, स्पेस से देखते हैं, तो ब्लू ग्रीन क्यों दिखती है? बिकॉज यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, आपके कई सारे यहाँ पे ओशियन है, जिसकी वजह से ये इस तरीके से आपको ऑब्जर्व होती है। मार्स, ठीक है, रेड प्लैनेट बिकॉज रेडिश इन कलर, इसके खुद के 2 मून है और हमने अभी मार्स मिशन के लिए भेजा था, ठीक है, काफी टाइम पहले हमने भेजा था, जो कि अभी जिस सैटेलाइट के साथ हमारा कनेक्शन लॉस्ट हुआ है, तो बेसिकली मार्स के ऊपर गए थे कि मार्स के एनवायरनमेंट को देखने के लिए, क्या एनवायरनमेंट है, क्या यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, कौन कौन से यहाँ पे मिनरल्स प्रेजेंट हैं, कैसे यहाँ पे लाइफ सरवाइव करती है, अगर है तो, वाटर है तो कैसे प्रेजेंट है। तो इसके लिए काफी ज्यादा, एंड इलॉन मस्क मार्स के ऊपर कॉलोनी, मतलब मार्स के ऊपर लोगों को लेके जाने के लिए बात करते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। तो मार्स, देन वी विल टॉक अबाउट जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसा अर्थ है वैसे 1300 अर्थ इस जुपिटर के अंदर फिट हो सकती है, इतना बड़ा है। डज नॉट हैव हाई मास एज कंपेयर टू इट्स साइज। द मास ऑफ द जुपिटर इज ऑलमोस्ट 318 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। अर्थ कितनी फिट हो सकती है? 1300, लेकिन मास कितना है? अर्थ से 318 गुना ज्यादा है, तो उतना ज्यादा भारी, उतना ज्यादा वजन नहीं है। रोटेशन टाइम ऑफ जुपिटर इज स्मॉल, अराउंड 9 hours and 55 minutes. Jupiter has many moons, out of which 4 large moons can be viewed from the Earth with the help of telescope. कई सारी मून्स हैं, 4 मून्स को अर्थ से देखा जा सकता है। एंड एक रिंग्स, कुछ रिंग्स दिखती हैं, थिन रिंग्स, जब आप टेलीस्कोप से जुपिटर को ऑब्जर्व करते हो। सैटर्न, शनि, थिक रिंग्स अराउंड इट दैट कैन बी इजीली व्यूड विद द नेक्ड आई, ठीक है। इट हैज 30 नेचुरल सैटेलाइट। अब तक के सारे प्लैनेट में सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट है इनकी। Density of Saturn is less than that of the water, making it the least dense planet of the solar system. Density बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है, घनत्व बहुत कम है। यूरेनस, जैसे हमने बात करी थी कि वीनस कैसे रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, वैसे ही यूरेनस भी कैसे करता है रोटेट ईस्ट टू वेस्ट। 21 नेचुरल सैटेलाइट। रोटेशन एक्सिस ऑफ द यूरेनस हाईली टिल्टेड। एटमॉस्फेयर ऑफ यूरेनस कंप्राइजेस हाइड्रोजन मीथेन गैस मेनली, ठीक है। एंड देन Neptune. It is the farthest planet from the sun, hence it takes the most time to revolve around the sun. सबसे दूरी पे है and has 8 natural satellite of its own. तो ये हमने 8 planets के बारे में पढ़ा। तो आप इसको सीरीज से याद करना है, ताकि आप इनके फिर जो भी My very efficient mother just shows us 9 planet, पहले हम इसको ऐसे याद करते थे, 9 planet में से प्लूटो हमने हटा दिया। तो जस्ट शोज अस, एन से आप कुछ भी रख सकते हो, जस्ट शोज अस एनीथिंग, नेपच्यून, जस्ट शोज अस 9, जस्ट शोज अ नेस्ट, वटएवर इट इज, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इससे आपको सारे के सारे प्लैनेट याद हो जाएंगे। माय मरकरी, वेरी वीनस, अर्थ, ठीक है, माय वेरी एफिशिएंट मदर मार्स, जुपिटर जस्ट शोज सैटर्न, अस यूरेनस, एंड माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोज अस नेस्ट। कर लो इसको, ठीक है। इस तरीके से आपको 8 प्लैनेट्स याद हो जाएंगे। स्टार्स एंड द प्लैनेट्स, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टार का क्या मीनिंग है? स्टार्स आर द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट दैट इमिट देयर ओन लाइट प्रोड्यूस ड्यू टू थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन अकरिंग एट इट्स कोर। जब वहां पे एटम्स के बीच के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है कि वहां पे न्यूक्लियस टूट रहा होता है, वहां पे
तो और वो फ्यूजन की जब वहां पे एक्टिविटी हो रही होती है फ्यूजन की बेसिकली, तो वहां पे स्टार्स देखने को मिलते हैं। ये प्लैनेट्स वेयर क्या है, कैलेस्ट्रियल बॉडी है जिनका फिक्स पाथ है एंड जो मूव अराउंड द स्टार। तो सन भी एक स्टार है, तो प्लैनेट जो स्टार के अराउंड मूव करते हैं। लाइट, इनकी अपनी लाइट होती है, स्टार्स की अपनी लाइट होती है, प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती। पोजीशन की बात करते हैं, स्टार्स की पोजीशन अनचेंज्ड है, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हम ऑब्जर्व करते हैं कि उनके अंदर कोई चेंज भी नहीं हो रहा है। अगर हम कम टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो पोजीशन अनचेंज है, वे प्लैनेट्स मूव करते हैं। साइज क्या है स्टार का, काफी बड़ा है, प्लैनेट्स स्टार्स के कंपैरिजन में काफी छोटे हैं। शेप, डॉट शेप देखने को मिलते हैं, वेयर प्लैनेट्स आर स्फीयर शेप। टेम्परेचर स्टार्स का बहुत ज्यादा होता है, प्लैनेट्स का कम होता है कंपैरेटिवली। नंबर, ओनली वन स्टार, देयर इज ओनली वन स्टार इन द सोलर सिस्टम, देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। स्टार कौन सा है सोलर सिस्टम में हमारे में, सन। और प्लैनेट कौन से हैं, 8 प्लैनेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, अब एस्ट्रॉइड्स के बारे में बात करेंगे। कुछ और चीजें भी हैं सोलर सिस्टम में ग्रहों के अलावा, सन के अलावा। पहली चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज एस्ट्रॉइड्स। लाइक अदर प्लैनेट देयर आर सर्टेन कैलेस्ट्रियल बॉडी दैट आर फाउंड इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, कुछ और भी चीजें हैं। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉक लाइक ऑब्जेक्ट दैट आर फाउंड ऑर्बिटिंग द अर्थ, ठीक है, रॉक लाइक सब्सटेंस ऑर्बिटिंग द सन। दे आर जनरली फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच की जो ये पूरा का पूरा पाथ है, यहां पर एस्ट्रॉइड्स मेनली फाइंड आउट किए जाते हैं। इसीलिए इस रीजन को एस्ट्रॉइड बेल्ट भी बोला जाता है। एंड ऐसा नहीं है कि यहीं पे कन्फाइंड है, और जगह भी मिल सकते हैं, और मेनली यहां पे ये ऑब्जर्व किए जाते हैं। नाउ कॉमेट, big pieces of ice and rock that revolve around the sun in elliptical shape orbits, ठीक है। कॉमेट क्या है, आइस और रॉक के बिग पीसेस हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। द लेफ्ट ओवर पीसेस ऑफ रॉक दैट वर फॉर्म्ड एट द टाइम व्हेन द सोलर सिस्टम वर बिगिनिंग इट्स फॉर्मेशन, यानी कि वो पीसेस जब सोलर सिस्टम बनना शुरू हुआ था आफ्टर बिग बैंग थ्योरी, जब सोलर सिस्टम बनना शुरू हुआ, बिग बैंग थ्योरी के बाद अर्थ के ऊपर लाइफ जब आनी शुरू हुई, तो जब सोलर सिस्टम बेसिकली बन रहा था, तब जो भी रॉक के पार्टिकल्स बच गए, जो पीछे जिनको जो आगे जिनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, जो बच गए और जो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, देयर आर कॉमेट्स। एंड इनकी एक पूंछ इस तरीके से टेल भी ऑब्जर्व करी जाती है। मेटेरॉइड्स एंड मेटेओर्स, द एस्ट्रॉइड्स इन द स्पेस समटाइम कोलाइड विद ईच अदर एंड फॉर्म मेटेरॉइड्स, यानी कि जब दो भारी भरकम रॉक आपस में भिड़ जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मेटेरॉइड्स। स्मॉल पीसेस ऑफ एन एस्ट्रॉइड कैन बी कॉल्ड एज मेटेरॉइड, यानी कि जो बड़ी रॉक हैं जब वो आपस में टकराती हैं तो कई सारे छोटे पीसेस बनते हैं, जो छोटे पीसेस हैं उनको हम मेटेरॉइड कह रहे हैं। मेटियोर्स भी मेटेरॉइड से ही बनते हैं। मेटेरॉइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो एक लाइट दिखती है। अब वो लाइट क्यों दिखती है, बिकॉज ऑफ हाई स्पीड, वो जब एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो वहां पे फ्रिक्शन अपना काम कर रही होती है, वहां पे एटमॉस्फेयर अपना काम कर रहा होता है, हाई स्पीड है, जिसकी वजह से वो हीटअप हो जाता है और हमें वहां पे लाइट और हीट देखने को मिलती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर दो सैटेलाइट्स विच आर मैन मेड एंड रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ठीक है। नेचुरल क्या है कि नेचुरल जैसे मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। आर्टिफिशियल कौन सी है, इंसानों ने बना के सैटेलाइट बाहर भेज दी और वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। ये बहुत छोटी होती हैं एंड ऑर्बिट नियर द अर्थ, ऑर्बिट बहुत पास में होता है अर्थ के एज कंपेयर टू मून। अब इन सैटेलाइट को किस काम में लिया जाता है, वेदर फॉरकास्टिंग। आज बारिश होने वाली है, ठीक है, आज यहाँ पे आंधी तूफान आ सकता है, तो ये एक काम करता है। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन, जो हम टीवी देख पा रहे हैं, जो हम रेडियो पे सुन पाते हैं, वो भी इन सैटेलाइट्स के थ्रू होता है। रिमोट सेंसिंग, ठीक है, यानी कि acquiring information about an object from the distance. Artificial satellite can acquire information about Earth from a distance. तो दूर से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं, ये सारी चीजें। टेलीकम्युनिकेशन, बातचीत, कॉल जो हम करते हैं, इंटरनेट जो हम चला रहे हैं, ये सारी चीजें भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से भी पॉसिबल हो सकता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नेचुरल सैटेलाइट, तो अर्थ की कुछ, हमने मून के बारे में बात करी, एंड ये कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। ट्रिटॉन है, टाइटन है, यूरोपा है, डियोने है, ये कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो कि नेचुरली एनवायरनमेंट के अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड, नेचुरल सैटेलाइट्स आर नेचुरल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर नॉट परमानेंट, नेचुरल सैटेलाइट्स आर परमानेंट।
आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन बी यूज टू सेंड एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम द अर्थ, जबकि नेचुरल सैटेलाइट इस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेंडिंग सिग्नल, इसके लिए यूज नहीं की जा सकती। सो दिस इज अबाउट दिस चैप्टर। अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करता हूं इस चैप्टर से, आपका सोलर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, बहुत दो तीन पॉइंट है एनसीईआरटी में जो इजीली याद की जा सकते हैं 2-3 बार लिखकर। एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमेट इंपॉर्टेंट है, आपका सन इंपॉर्टेंट है, मून इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये सारी चीजें समझ ली तो आने वाली क्लासेस के अंदर भी, और वैसे जनरल, दिस इज द चैप्टर जो मोर ओवर साइंस के पर्सपेक्टिव से नहीं, आपकी जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए बस चीजें हैं, क्यों हैं, कैसे हो रही हैं, एस्ट्रॉइड्स आते हैं, मेटेओराइड्स आते हैं, लाइट क्यों दिखती है, पता होना चाहिए बस। तो उस पर्पज से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम सेकंड लास्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 कंप्लीट करेंगे, एंड यहाँ पे आपका 8 का साइंस का कंप्लीट सिलेबस कवर होता है। इसके बाद हम आने वाली वीडियो में क्लास 9th और 10th का सिलेबस कवर कर रहे होंगे। इसके साथ साथ आपके PYQs, MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, आपके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, उसके बारे में, आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात कर रहे होंगे। टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट कि हर किसी को बेनिफिट हो सके। आप सिर्फ इन वीडियोस को भी अगर सुन लेते हैं, हमारे थ्रू करवाए गए PYQ, MCQ और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, यू कैन इजीली स्कोर 95+ मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 साइंस। टिल देन, थैंक यू सो मच।